So hello and welcome back everyone to the third video of National Income Accounting and Related Concepts CSET Economics Chapter 2। तो फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो खत्म हो चुका है, isn't it? तो ये थर्ड वीडियो होगा। और सर कितने क्लासेस में खत्म होगा? बेटा ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो और कम से कम 3 क्लासेस लग सकता है या फिर 3 वीडियो लग सकता है। इसमें खत्म हो जाएगा आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। उसके बाद सर उसके बाद इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब 2 वीडियो में 3 वीडियो में खत्म हो जाने वाले चैप्टर्स है। तो वो तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फोकस करना है इस ब्रॉड चैप्टर पे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इज एक्चुअली द ब्रॉडेस्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 2 हम लोग खत्म कर लेंगे और बाकी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा पूरा आपका इकोनॉमिक्स का बुक, isn't it? Syllabus, right? So let's go to the part 3 of national income accounting and related concepts. अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग ने क्या पढ़े थे? हमने लास्ट क्लास इनकम मेथड सीखे, उसके बाद उसका प्रिकॉशंस भी देखा, क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने की कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम भी अपने सीखे, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कौन सा मेजर्स है, मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं? जीडीपी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस मेथड्स व्हिच वी हैव स्टडीड। नाउ प्रोडक्ट मेथड देखे, इनकम मेथड देखे, एक्सपेंडिचर मेथड भी देखे। आज का जो टॉपिक होगा ना भाई, ये होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हम लोग देखे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है 3 मेथड में, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि यार ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखो, जीडीपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ना, कि जितने भी प्रोड्यूसर्स रहते हैं एक कंट्री में, समझो एक चीज, जितने भी प्रोड्यूसर्स रहते हैं एक कंट्री में, जितने भी प्रोड्यूसर्स रहते हैं एक कंट्री में, देखो जितने भी प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना एक कंट्री में, उस कंट्री का जितना भी प्रोड्यूसर्स है उनका जो नेट वैल्यू एडेड है ना, नेट वैल्यू एडेड, ओके, नेट वैल्यू एडेड, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स का, किसी भी कंट्री के प्रोड्यूसर्स का नेट वैल्यू एडेड जब हम लोग निकालेंगे, देखो पहले सी लगता है, किसी भी कंट्री का प्रोड्यूसर्स लोग, उनका नेट वैल्यू एडेड जब हम निकालेंगे ना, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या एक ही टाइप का प्रोड्यूसर्स रहता है या फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के प्रोड्यूसर्स रहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं कि नहीं? तो उन सब का ना, सब प्रोड्यूसर्स का ना, प्रोड्यूसर्स ऑफ ए कंट्री मतलब प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट, प्रोड्यूसर्स मतलब हर कोई वो बंदा जो गुड या फिर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। समझो एक चीज, हर कोई वो बंदा जो गुड या फिर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स कहलाता है कि नहीं? हर कोई बंदा जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, ओके। तो उस प्रोड्यूसर का जो नेट वैल्यू एडेड है ना, ठीक है, सारे प्रोड्यूसर्स का नेट वैल्यू एडेड अगर हम प्लस कर देंगे, एक कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स है उनका नेट वैल्यू एडेड अगर हम प्लस कर देंगे, तो अपन को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ, ओके। तो किसी भी कंट्री का जितने भी प्रोड्यूसर्स है उन सब का नेट वैल्यू एडेड जो है ना, वो अगर हम लोग प्लस कर देंगे, एक साथ लगा देंगे, जोड़ देंगे, तो अब देखो क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एक बात समझो यार, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको यार खर्चा भी तो लगता होगा, है कि नहीं? खर्चा नहीं लगता यार? बहुत सारे खर्चा लगता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़े हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। रेंट पे लेना होता है, कैपिटल चाहिए होता है जिसके ऊपर हम लोग लोन लेते हैं, और उसके बाद कैपिटल के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, कि नहीं? कैपिटल चाहिए होता है ना, तो उस पे हम लोग लोन लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। खर्चा है ना भाई मेरे। उसके बाद लेबर के वेजेस का खर्चा, कितने सारे खर्चे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो खर्चा हो जाता है ना, समझो चीज, खर्चा हो जाता है, तो यार एक चीज बताओ, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग मशीनरीज खरीदते कि नहीं, हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं कि नहीं, ये बताओ पहले। ये तो फैक्टर्स सुनो, किसी भी प्रोड्यूसर का अगर प्रोड्यूस करने जाए हम, उसका कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है कि नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे अपन को रेंट देना होता है, कैपिटल जुगाड़ करना पड़ता है, उसके बाद लेबर को वेजेस देना पड़ता है। इनमें से ना एक चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। सुनो एक चीज अच्छे से, तो यार ये कैपिटल लेने के बाद, जब आप कैपिटल ले लोगे ना, मतलब कैपिटल आप जुगाड़ कर लोगे, आपके पास पैसा हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं। कैपिटल आने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं, आप मशीनरीज खरीदोगे कि नहीं, बताओ पहले, मशीनरीज खरीदोगे कि नहीं। तो सुनो एक चीज भाई मेरे, मशीनरीज क्या क्या है, एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है कि नहीं, फिक्स एसेट है। तो मशीनरी क्या है, एक फिक्स एसेट है। तो ये जो फिक्स एसेट है ना, इस फिक्स एसेट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता होगा यार, डेप्रिसिएट होता होगा ना। पकड़ लो आपने एक बिजनेस करना है, उसके लिए आपने कंप्यूटर खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कंप्यूटर आपने खरीदा 30,000 रुपीज से, 30K से आपने एक डेस्कटॉप खरीदा। 10 साल बाद अगर आप इस डेस्कटॉप को बेचने जाओगे ना, तो आपको क्या ये 30,000 रुपीज में आप सेल करोगे, या फिर 40,000 रुपीज में सेल करोगे, या फिर उससे कम हो जाएगा प्राइस। 30 का बेच पाओगे या फिर 40 का बेच पाओगे, ना 30 का बेच पाओगे ना 40 का बेच पाओगे, उसका प्राइस और कम हो जाएगा। क्योंकि ना भैया मशीनरी एक ऐसा चीज है ना, फिक्स एसेट है, जो हमेशा डेप्रिशिएट होता है, वो कभी भी एप्रिशिएट नहीं होगा, है कि नहीं। जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। लेकिन एक चीज समझो, एक एसेट है जो हमेशा एप्रिशिएट होता है लेकिन डेप्रिशिएट कभी नहीं होता। बताओ कौन सा एसेट है वो, बताओ कौन सा एसेट है वो जो हमेशा एप्रिशिएट होता है, उसका वैल्यू बढ़ता रहता है, कभी भी गिरता नहीं है उसका वैल्यू। आप ना अगर कोई भी कंपनी बोल लो, कंपनी का वैल्यू है ना, कंपनी अगर इस कंपनी अगर खुद को सेल करने जाएगा ना, तो उसका वैल्यू भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहेगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का वैल्यू, पकड़ लो कंपनी स्टार्ट हुआ 2001 में और 2002 में 2010 में उस कंपनी का वैल्यू दुगना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी घाटे में है ना, तो कंपनी का वैल्यू कम जाएगा। लेकिन एक ऐसा एसेट का नाम बताओ जो हमेशा एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट मतलब क्या भाई मेरे, एप्रिशिएट मतलब, हाँ जी, उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। लैंड है ना भाई मेरे, लैंड बढ़ता है कि नहीं। लैंड का जो वैल्यू है वो हमेशा एप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता। तो अपन को क्या करना है ना भाई, अपन को क्या करना है कि अपने को पता है नेट वैल्यू एडेड निकालना है अपने को, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड। अभी ये जो नेट वैल्यू एडेड है, उसके साथ अपने को डेप्रिसिएशन जो है ना, वो बस प्लस कर देना है। डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, उसको प्लस कर देना है। किसी भी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, उसको अपन प्लस कर लेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। सर नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालें, सर नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालें। पहले आपको एक चीज बताओ, मुझको एक चीज बताओ, आपको पता है वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। नेट पे तो हम लोग बाद में आएंगे, पर पहले बताओ वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। यह आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं अच्छे से। मतलब आपके जो सिलेबस में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पे तो लिखा नहीं है कि नेट क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है, ये क्या होता है, मीनिंग अच्छे से समझा नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। समझो एक चीज, अपन को क्या निकालना है, इधर देखो राइट साइड में नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड निकालने से पहले ना अपने को जानना होगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड जानने से पहले अपने को जानना होगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। नेट वैल्यू एडेड जानने से पहले अपने को जानना होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है,
और ग्रॉस वैल्यू एडेड से पहले अपने को जानना होगा वैल्यू एडेड क्या होता है भाई मेरे। जब कोई प्रोड्यूसर कोई भी सामान प्रोड्यूस करता है, अपने को पता है उस प्रोड्यूस करने के ऊपर खर्चा लगता है भाई मेरे। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि इधर देखो, लैंड, लेबर, रेंट देना होता है ना दुकान का, कैपिटल चाहिए होता है जो कि हम लोन के हिसाब से लेते हैं, उसके बाद अपने को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है लोन के ऊपर, है कि नहीं। तो प्रोडक्शन के लिए कोई भी चीज अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अपने को चाहिए लैंड, उसके बाद चाहिए बेटा लेबर, उसके बाद चाहिए रेंट, है कि नहीं। रेंट देना होगा ना, उसके बाद क्या चाहिए होगा, कैपिटल। तो बहुत सारे ऐसे सामान, ये बस एग्जांपल्स है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो अपने को लगता है फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यार हम जब लैंड खरीदते हैं खर्चा लगता है यार, उसके बाद लेबर के ऊपर वेजेस का खर्चा लगता है, उसके बाद रेंट के ऊपर, हाँ तो रेंट तो देते हैं, दुकान के ऊपर रेंट का खर्चा लगता है, उसके बाद कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा लगता है। कितने सारे खर्चे हैं ना, बहुत सारे खर्चे हैं। प्रोडक्शन करने जाएंगे तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो जब हम लोग खर्चे करने के बाद ये फैक्टर ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, ये फैक्टर्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या आएगा पता है, वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। देखो कोई भी फैक्टर्स हम लोग प्रोड्यूस करने जाएंगे ना, मतलब कोई भी चीज हम लोग ये जो यूटिलाइज करेंगे हम लोग फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। ये जो हम लोग फैक्टर्स यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दिस प्रोडक्शन लीड्स वैल्यू, ये VLV नहीं होगा, VALU ही होगा, ठीक है, VALU, वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। दिस लीड्स टू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। सर फिर भी समझे नहीं हम लोग, आओ। अपने को ये पता है ना कि वैल्यू एडिशन मतलब ये होता है कि अपना जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू होता है, क्वांटिटी नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, उसका जो वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू होता है, वो हम लोग कहते हैं एज अ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। देखो ये जो गुड्स एंड सर्विस का टोटल वैल्यू होता है ना, वैल्यू, हाँ क्वांटिटी तो रहेगा ही, तो क्वांटिटी इनटू द वैल्यू इनटू द रेट। कौन सा रेट सर, मार्केट प्राइस, हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस। तो जो वैल्यू निकलता है इन सब चीज का, ठीक है, इन सब चीज का जो वैल्यू निकल के आता है ना, जो वैल्यू निकल के आता है वो हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन, VLUE होगा, ये वैल्यू एडिशन। समझ में आ रहा है, वैल्यू एडिशन है कि नहीं, ये समझे। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये जो वैल्यू एडिशन है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना भी अपना सेल हो चुका है गुड्स का, गुड्स हो, सर्विस हो, जितना भी सेल हो चुका है ना, प्लस जितना बाकी स्टॉक में है। समझो एक चीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस स्टॉक। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ही तो होता है अपना वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मींस जनरेटिंग इनकम एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द इकोनॉमी। खत्म बात, एक लाइन में पूरा खत्म। वैल्यू एडिशन मींस व्हाट, जनरेटिंग इनकम एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द इकोनॉमी। समझ में आ रहा है यार। बेटा एक चीज बताओ, जब आप गुड्स एंड सर्विस आप सेल करोगे, आपको इनकम मिलेगा कि नहीं, इनकम होगा ना, और आप तो प्रोड्यूस भी कर रहे हो एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द इकोनॉमी। तो अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, देखो वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, है कि नहीं। मार्केट प्राइस में कितना होगा, सेल प्लस स्टॉक। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडिशन, है कि नहीं। सेल, जितना सेल हुआ है प्लस जितना स्टॉक में है, वो नहीं जो कि जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो नहीं, जो खत्म हो चुका है, पूरा एकदम फाइनल गुड बन चुका है, ठीक है, वो स्टॉक में है अभी, तो सेल प्लस स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक का जो वैल्यू है ना, ये नेक्स्ट साल मत लेकर जाना या अगले साल मत लेकर जाना। अगले साल हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगले साल जो नया गुड्स
एंड सर्विस आप प्रोड्यूस करोगे उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, पुराना वाला को कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग प्लस करते हैं ना, तो हम लोग प्रिकॉशंस में पढ़े हैं ना कि डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। एक तो डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, और बताओ दूसरा क्या, जो पहले से वैल्यू एडिशन हो चुका है उसको फिर से ऐड नहीं करना है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके प्रिकॉशंस में, याद करो, आ जाओ। तो ये अपना वैल्यू एडिशन समझ चुके हम लोग। और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? सिंपल चीज, ये जो अपने वैल्यू एडिशन निकाला है ना हम लोगों ने, वैल्यू एडिशन हम लोगों ने जो निकाला है ना, ठीक है, वैल्यू एडिशन जो हमने निकाला है ना, ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट VAMP, इसको माइनस कर दो इंटरमीडिएट कॉस्ट के साथ। इंटरमीडिएट कॉस्ट के साथ, इंटरमीडिएट कॉस्ट के साथ जब आप माइनस कर दोगे ना, तो अपना निकल जाएगा वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी बच्चे पूछेंगे कि सर ये इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? बताओ, आप सोचो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या हो सकता है। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, है कि नहीं? रॉ मटेरियल चाहिए। और क्या चाहिए? आपका जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, समझ लो आप जो भी खर्चा आप कर रहे हो एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो खर्चा आप हमेशा सेल करने के टाइम में तो आप ऐड कर लेते होंगे, है कि नहीं? जब सेल करोगे ना, देखो यहां पर देखो सेल, जब सेल करोगे तब तो आप ऐड कर लेते होंगे, है कि नहीं? आप कोई भी चीज प्रोड्यूस किए हो, उसके बाद आपको ये प्रोड्यूस जो है ये सेल करना है, तो आपका जितना भी खर्चा लगा है इस चीज को प्रोड्यूस करने में, तो आप तो वो प्लस करके ही सेल करने वाले हो ना, क्योंकि अगर आप प्लस करके सेल नहीं किए तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा, यू विल बी occurring losses in your business. So what do you have to do at that moment? You have to plus all the expenses, you have to plus all the intermediate cost, you have to plus all the intermediate cost, for example raw material cost, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद रेंट, दुकान का रेंट भी है ना, वो भी आप जोड़ दोगे इसके ऊपर। हाँ, आपका जो कुछ भी है एक्सपेंस लग रहा है, आपका जो कुछ भी एक्सपेंस लग रहा है ये चीज प्रोड्यूस करने के लिए, आप तो उसमें जोड़ दोगे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? वो हो जाता है वैल्यू एडिशन। ये मोटा मोटा है, ये वैल्यू एडिशन क्या हो जाता है? ये मोटा मोटा होता है, ये मतलब ये पूरा जो आपका फाइनल प्राइस है वो है वैल्यू एडिशन। उससे अगर हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमको वो जो सामान आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो ब्रेड, आप ब्रेड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एग चाहिए, ठीक है, एग चाहिए। उसके बाद व्हाट मोर यू नीड? व्हीट्स यू नीड व्हीट, राइट? गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, ये चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए। तो उसका जो कॉस्ट है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में आप लोग प्लस कर लेते होंगे वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम लोग प्लस करते हैं, है कि नहीं? ये जो सेल हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो सेल, जो प्राइस में, मार्केट प्राइस में हम सेल कर रहे हैं ना, उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना भी खर्चा अपना लग रहा है वो हम लोग प्लस करके हम लोग सेल कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी सुनो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम लोग क्या करेंगे? अपने को बस उस ब्रेड का दाम पता करना है कि उस ब्रेड का एक्चुअल प्राइस क्या है। बताइए ना सर, वो ब्रेड का जो है वो एक्चुअल प्राइस क्या है? तो ब्रेड का एक्चुअल प्राइस पता करने अगर आप जाएंगे ना, तो आपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो सेल है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जिस प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लिए। उससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट को। जितना भी खर्चा लग रहा था वो हमने माइनस कर दिया, तो अपने को क्या निकल गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी एक चीज समझो, ग्रॉस वैल्यू एडेड, अभी भी अपना नेट वैल्यू एडेड नहीं निकला। नेट वैल्यू एडेड अभी कब निकलेगा समझो, जब आप ग्रॉस वैल्यू एडेड से आप लोग डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आपका फैक्ट्री है, आपका क्या है भाई साहब? आपका क्या है बताओ? आपका है फैक्ट्री, ठीक है, आपके पास एक है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में समझो एक चीज, फैक्ट्री में आपके मशीनरीज होंगे ऑब्वियसली, फैक्ट्री में मशीनरीज होंगे ऑब्वियसली, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा होगा,
है कि नहीं, है कि नहीं। आपके आपके फैक्ट्री में यार मशीनरीज होंगे, फर्नीचर्स होंगे बैठने के लिए, यार बहुत कुछ होंगे ना। ऑफिस में होंगे कि नहीं, ऑफिस में क्या होगा, कंप्यूटर्स होगा, ये होगा वो होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं। कोई भी कंप्यूटर आप खरीद लो, मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं मैं, उसका डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन अपने को माइनस करना है, तो अपने को एक्चुअल में नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा कि भाई साहब इस ब्रेड का जो एक्चुअल प्राइस है क्या, ठीक है, इस ब्रेड का एक्चुअल प्राइस होगा क्या। इस ब्रेड को बनाने में अपने को तो मशीनरीज के ऊपर भी डेप्रिसिएशन हुआ ना भाई मेरे, मशीनरीज के ऊपर भी डेप्रिसिएशन हुआ ना, तो मेरा एक्चुअल में नेट निकल जाएगा, नेट वैल्यू एडेड जो है वो निकल जाएगा। वैल्यू एडिशन क्या होता है, मोटा मोटा सर, मोटा मोटा खर्चा, मतलब मोटा मोटा जो प्राइस है, जो किसी भी प्रोडक्ट का आउटपुट का जो हमने बनाया है उसका जो प्राइस है वो है वैल्यू एडिशन। अच्छा, आपने क्या बनाया, मैंने बनाया ब्रेड सर, ओके, तो ब्रेड में से आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस किया, आपका जो खर्चा लगा है वो सब आपने प्लस किया। हाँ जी सर, हमने प्लस कर लिया, तब तो वो वैल्यू एडिशन हो चुका है। वैल्यू एडिशन हो चुका है अगर आपने प्लस किया। अगर आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर लिया ना, वैल्यू एडिशन से अगर आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर लिया, देखो वैल्यू एडिशन में अगर आपने क्या किया, इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस कर लिया, तो आपका वैल्यू एडिशन बन चुका होता है। तो वैल्यू एडिशन से अगर आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर लिया, देखो माइनस कर लिया, तो आपका क्या बन जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड से अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो क्या हो जाता है, नेट वैल्यू एडेड। अभी समझे नेट वैल्यू एडेड कहां से आया सर, कैसे निकाले सर, क्या होता है नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, समझे ना सब। कोई दिक्कत आएगा समझने में, बाकी बताओ। अगर अभी भी डाउट है तो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, कि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझको, ठीक है। अभी एक चीज देखो, अगर ये आप नोट्स नोट डाउन करने वाले हो तो देखो अच्छे से, वैल्यू एडिशन में क्या होता है, प्लस क्या होता है, क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट हमेशा प्लस होता है वैल्यू एडिशन में, इंटरमीडिएट कॉस्ट हमेशा प्लस होता है वैल्यू एडिशन में, हाँ जी पता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट वैल्यू एडिशन में प्लस होता है। तो अभी इससे अगर आप वैल्यू एडिशन से, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट से, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, उससे अगर आप लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर लोगे तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाएगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो आपका नेट वैल्यू एडेड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों हमने किया, ये सब चीज समझ में आ गया। तो नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं ये तो समझ में आ चुका है पूरा। अभी देखो, GDP at factor cost equals to net value added plus depreciation, ठीक है। नेट वैल्यू एडेड पहले निकालना है, उसके बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो अपने को प्लस कर देना है, ये अपना GDP at फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अपने को ये पता चल चुका है नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालता है कि नहीं। उसके साथ क्या करना है, प्लस करना है डेप्रिसिएशन, तो आपका GDP at फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। सर GDP at फैक्टर कॉस्ट क्या चीज है, वही चीज है भाई, एक ही चीज है। GDP at फैक्टर कॉस्ट वो चीज है कि प्रोड्यूसर्स ने जो NVA निकाला है, NVA मतलब नेट वैल्यू एडेड निकाला है, सारे प्रोड्यूसर्स के नेट वैल्यू एडेड अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका GDP at फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, सारे नेट वैल्यू एडेड तो प्लस करना ही है, सारे प्रोड्यूसर्स का नेट वैल्यू एडेड प्लस तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना होता है कि नहीं। सो वी अंडरस्टूड कि GDP निकालने के लिए, GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अपन को नेट वैल्यू एडेड चाहिए होता है प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट वैल्यू एडेड कैसे निकाले सर, सीख चुके हम लोग। अभी आओ, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड, GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा। हाँ ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सरप्लस which is the business profit of both incorporated and unincorporated farms। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है भाई, सिंपल है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो पता है ना भाई मेरे, हाँ जी हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब वेजेस सैलरीज माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये अपना ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारे इंक्लूड करते जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स। तो अपना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो खत्म हो चुका है। अपना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के टाइम में ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के टाइम में और एक चीज ध्यान में रखना होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के टाइम में अपना जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे कि जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड एंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग सीख चुके हैं भाई मेरे, इधर आ जाओ। ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द गुड, समझे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये इसमें क्या होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ना इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, और सब्सिडीज जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, सब्सिडीज माइनस हो जाता है अपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। लेकिन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा पता है, उल्टा होगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा और सब्सिडीज जो है वो प्लस हो जाएगा, समझो। जीडीपी एट मार्केट, एमसीक्यू आ सकता है भाई मेरे यहाँ से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है और सब्सिडीज माइनस हो जाता है। लेकिन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा और सब्सिडीज प्लस हो जाएगा, ये अपना फॉर्मूला, ठीक है। अभी इधर आओ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी किसको कहते हैं, अपन समझेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। सर इतने सारे जीडीपी पढ़ चुके हैं ना सर, सब मिक्सअप हो चुका है सर, टेंशन मत लो, जितना भी प्रोविजंस है ना वो अच्छे से ध्यान से आप लोग लिखते जाओ। एट द एंड ऑफ द वीडियो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं पर्टिकुलरली नोट्स बना के दूंगा आपको कि मतलब सारे जीडीपी एक तरफ, सारे एनएवी एक तरफ, सारे जीएवी एक तरफ, ऐसे करके हम अच्छे से नोट्स बनाकर देंगे। लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने से पहले मत बोलना सर नोट्स का है, समझ में आ रहा है ना, तो चैप्टर खत्म होने के बाद ओके। अपने को बस क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है अभी के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। एक होता है कंसेप्ट समझना, एक होता है प्रोसेस टू रिमेंबर इट, ओके। तो रिमेंबर कैसे करना है, याद कैसे करना है, कंसेप्ट तो सबसे पहले समझना है ही, और याद कैसे करना है वो मैं नोट्स अच्छे से बना दूंगा सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग में वो अच्छे से आ जाए। आ जाओ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, net domestic product is the value of net output of the economy during the year, समझो, value of net output of the economy during the year. Some of countries capital equipment wears out or becomes obsolete each year during the production process. The value of the capital consumption is in some percentage of gross investment which is deducted from GDP. Thus net domestic product equals to GDP at factor cost minus depreciation. तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। इसमें से अपन को अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जीडीपी पहले निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, तो अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन देखो अपने को क्या निकला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब नेट वैल्यू निकालना है उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन ने निकाल चुके हैं, हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, आउटपुट निकाल चुके हैं, उसका क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, उसका नेट वैल्यू निकालना है। तो नेट वैल्यू जब निकालेंगे ना, नेट वैल्यू में सब कुछ तो माइनस हो ही जाएगा भाई मेरे, सब कुछ तो माइनस हो ही जाएगा भाई मेरे। तो जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेट वैल्यू एडेड के साथ अपन डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं ना, करते हैं ना। जीडीपी में क्या करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या करता है, नेट वैल्यू एडेड के साथ अपन डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग नेट वैल्यू निकालेंगे, देखो
जब हम लोग नेट वैल्यू निकालेंगे हमेशा याद रखना डेप्रिसिएशन माइनस होता है। किसी भी चीज का नेट वैल्यू निकालना है उसके साथ क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो अपन क्या किया यहाँ पे, जीडीपी निकाला एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस कैलकुलेशन किया यहाँ पर हम लोग, नेट नहीं ग्रॉस कैलकुलेशन की यहाँ पर, नेट नहीं। तो ग्रॉस जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, तो वही उसी प्रकार जब हम लोग नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे ना तब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी तो नेट ही निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट के साथ अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेट में हमेशा उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करने वाले हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है। नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण, डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो जो एवरी ईयर उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, एवरी ईयर उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, एवरी ईयर उसका वैल्यू कमता जाएगा। तो उस वैल्यू कमता जाएगा जो है ना, उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीडीपी के साथ अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर है भाई मेरे। अब देखो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होता है। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इट इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। On the other hand, when GDP is calculated on the basis of fixed price in some year, it is called GDP at constant prices or real GDP. भाई इसको एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए आपको, समझदार हो समझो। जीडीपी जब अपन मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस के ऊपर अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी हम लोग मार्केट प्राइस देखे है कि नहीं, जीडीपी अपो हम लोग मार्केट प्राइस देखे है कि नहीं। तो उस मार्केट प्राइस में अपन अगर करंट प्राइस के साथ अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम लोग फिक्स प्राइस के साथ जीडीपी कैलकुलेट करें तो अपन उसको कहते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। और फिक्स प्राइस को अपन इस नाम से भी जानते हैं कि कांस्टेंट प्राइस, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट प्राइस, ओके। और नॉमिनल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, करंट प्राइस, ओके। क्लियर है भाई मेरे। आ जाओ। Nominal GDP is the value of good and service produced in a year and measured in the terms of rupee money at current market price, ठीक है। नॉमिनल करंट मार्केट प्राइस में अपन जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे अपन मार्केट। तो in comparing one year with another we are faced with the problem that the rupee is not a stable measure of pursuing power. GDP may rise a great deal in a year not because the economy has been growing rapidly but because of the rise in prices. तो GDP अपन बढ़ भी सकता है, किस वजह से, इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रहा है इस वजह से, इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रहा है इस वजह से अपना जीडीपी बढ़ चुका है, ये तो हो सकता है। लेकिन और एक चीज हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया, प्रोडक्शन सेम ही था, प्रोडक्शन सेम हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। प्रोडक्शन पकड़ लो, एक एप्पल का प्रोडक्शन जो हम लोग करते थे, एक एप्पल अपने को 30 रुपए में मिलता है, 30 रुपीज में एक एप्पल मिलता है, ठीक है, 30 रुपीज में एक एप्पल मिलता है। तो बंदा कितना एप्पल प्रोड्यूस करता है, पकड़ लो 100 एप्पल प्रोड्यूस करता है एक साल में, ठीक है, 100 एप्पल प्रोड्यूस करता है एक साल में, उसका दाम था 30। तो पकड़ लो जीडीपी आपका 10 करोड़ निकाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10 CR निकल रहा है। नेक्स्ट साल क्या हुआ पता है, प्राइस बढ़ चुका है, 30 से क्या हो चुका है, 40 हो चुका है, 40 रुपीज पर पीस, 40 रुपीज पर पीस। तो इसका जीडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी तो बढ़ ही जाएगा ना, 10 से क्या हो जाएगा, पकड़ लो 15 हो चुका है, 15 CR हो चुका है। अगर 15 CR हो चुका है यार, जीडीपी बढ़ रहा है क्या, जीडीपी बढ़ रहा है किस वजह से, क्या इकोनॉमी में चेंजेस आया, प्रोडक्शन में चेंजेस आया, ज्यादा मात्रा में एप्पल बेच रहा है वो, ज्यादा 100 से 200 हो गया, नहीं ना, 100 से 200 नहीं हुआ, वो क्या हुआ, 30 से 40 हो चुका है, 30 से 40 हो चुका है। तो ये स्टेबल मेजर नहीं है जीडीपी ना। अगर हम लोग उसका मनी से, अगर हम लोग नॉमिनल वैल्यू से, मतलब करंट मार्केट प्राइस से, अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना जीडीपी, करंट मार्केट प्राइस, पिछले साल क्या करंट मार्केट प्राइस था, इस साल क्या करंट मार्केट प्राइस है, उससे अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना तो बेटा घाटा हो जाएगा, जीडीपी के नाम पे धब्बा हो जाएगा, जीडीपी अपना मतलब अलग ही दिखाएगा, है कि नहीं। और जीडीपी दिखाया तो मतलब कंट्री का इकोनॉमी अच्छा है कि नहीं है, वो अपन को जीडीपी से ही तो पता चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो
समझो एक चीज, अगर हम लोग पैसे से करंट मार्केट प्राइस से हम जीडीपी कैलकुलेट करें, करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करो तो दिक्कत क्या आ जाएगा, दिक्कत ये आ जाएगा सर प्राइस अगर बढ़ जाएगा ना करंट ईयर में, पिछले साल से करंट ईयर में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ अगर प्राइस बढ़ गया ना तो जीडीपी जो है ना वो तो अलग ही दिखाएगा, जीडीपी बहुत बढ़िया दिखाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में तो चेंजेस नहीं आया ना। इकोनॉमी अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? क्या प्राइस बढ़ गया तो इकोनॉमी अच्छा चल रहा है? नहीं। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्राइस कम है, प्राइस नॉमिनल है मतलब सही है तो ठीक है, तो जीडीपी अपना सही है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी सही है, लेकिन प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन जितना था उतना ही है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना वो अच्छा स्टेबल मेजर नहीं है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी भाई मेरे। इट्स नॉट अ स्टेबल मेजर of purchasing power. GDP may rise great deal in a year, but not because of the economy has been growing. Economy grow ही नहीं हो रहा है rapidly, but because of the rise in price. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ जाना, प्याज के दाम बढ़ जाना, इन्फ्लेशन। आ जाओ जीडीपी डेफिलेटर। जीडीपी डेफिलेटर क्या चीज है? GDP deflator is an index of price change of goods and service included in GDP. It is a price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year by real GDP for some year and multiplying by 110. तो GDP deflator क्या होता है? ऊपर में नॉमिनल वैल्यू डालो, नीचे में रियल वैल्यू डालो इनटू 100, ये अपना GDP deflator आ जाएगा। और सर GDP deflator है क्या? आप ये तो बताइए सर। भाई जो प्राइस चेंज होता है ना, इस साल में जो प्राइस चेंज हो रहा है, इस साल में ₹40 है, अगले साल में ₹50 हो चुका है, ठीक है, ₹50 हो चुका है, तो ये जो प्राइस चेंज हो रहा है ना इसको मेजर करने का, इसका जो इंडेक्स हम लोग बनाएंगे ना उसको मेजर करने का टेक्निक है ये जीडीपी डिफलेटर। इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडेड इन जीडीपी। समझ में आ रहा है? नॉमिनल प्राइस के नीचे रियल प्राइस लगाना है इनटू 100। नॉमिनल मतलब करंट प्राइस, रियल मतलब कांस्टेंट प्राइस, पहले भी बता चुका हूं। क्लियर है भाई मेरे? जीडीपी डेफिलेटर। अभी देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जीडीपी। बेटा फिर से आ गया क्या जीडीपी? यार पीछा ही नहीं छोड़ेगा बेटा, वो जीडीपी नहीं है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अच्छे से देखो, कंफ्यूज लग रहा है ना यार? जहां पर देख रहे हैं ना बस ग्रॉस कहीं पर दिख जाए सर लगता है कि जीडीपी ही है, जीडीपी नहीं है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है भाई मेरे, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जीएनपी इज द टोटल मेजर of the flow of good and service at market value resulting for current production during a year in a country, including net income from abroad. GNP देखो, net income from abroad देखो, GDP क्या हो जाता है? अपने इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का जो वैल्यू निकल रहा है वो हम लोग जीडीपी कहते हैं कि नहीं? समझे? और जीएनपी क्या होता है? सेम है। देखो जीएनपी क्या होता है भाई मेरे? जीएनपी क्या हो जाता है कि यार ये जो इंडिया का टेरिटरी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू तो लेना ही है, प्लस बाहर से जो कमाई आ रहा है ना, बाहर से जो कमाई आ रहा है, नेट इनकम आ रहा है, बाहर से नेट इनकम आ रहा है, उसको भी साथ में ले लेना, वो हो जाएगा जीएनपी। समझ में आ गया बात मेरे? GNP includes 4 types of final goods and services: consumers, goods and services to satisfy the immediate want of people. अभी देखो एक नंबर क्या है? 4 types of final goods and services. यहाँ पे एक नंबर इधर आ चुका है। देखो यहाँ से 4 टाइप जो है ना, देखो 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो लिखने के टाइम में इधर से लिखना, ये 1 है। Consumers, goods and service to satisfy the immediate want of the people. उसके बाद ग्रॉस प्राइवेट, अच्छा ये क्या है सर? मीनिंग क्या है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट ऑफ द पीपल। बाय इमीडिएट वांट गुड्स एंड सर्विस के फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पकड़ लो, एग्रीकल्चरल जो गुड्स है वो तो इमीडिएट वांट होता है ना, गुड्स एंड सर्विस ऑफ द पीपल, ठीक है, वो बताया कंज्यूमर को जो इमीडिएटली चाहिए वो इसमें आ जाता है। पहला क्या है? कंज्यूमर्स गुड एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट्स ऑफ द पीपल।
Gross private domestic investment in capital good consisting of fixed capital formation, residential construction and inventories of finished and unfinished goods. Gross private domestic investment. अभी देखो goods and service produced by the government और net exports of goods and services, that is the difference between value of export and import. नेट एक्सपोर्ट, जब नेट एक्सपोर्ट आएगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब नेट एक्सपोर्ट आएगा उसका मतलब क्या है, अपना जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें से अपन इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो निकला वो होता है नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इधर पे तो अपन को पता चल गया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। हाँ भैया, कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड, उसका वैल्यू प्लस बाहर से नेट इनकम जो आ रहा है अब्रॉड से। नेट इनकम कैलकुलेट कैसे होगा सर? नेट इनकम कैलकुलेट कैसे होगा सर? सिंपल है, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करो, जो आंसर निकलता है वो हो जाएगा आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं इधर पे, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालना है सर? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालना है सर? देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है? देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है कि नहीं? देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्सपोर्ट से, जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है ना, उससे इंपोर्ट माइनस कर दो, जो इनकम आएगा ना वो अपना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्लियर है भाई मेरे? तो क्लियर हो चुका है ये चीज। तो आज के वीडियो लेक्चर में भाई इतना तक ही रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है भैया, तो मतलब क्या चाहिए जिंदगी में आपको? और बताओ मुझको यार, मेरे से क्या चाहिए आपको? पूरा सुविधा मिल रहा है CA-CET एग्जामिनेशन के लिए। अभी के अभी सब्सक्राइब करना है चैनल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर टेस्ट अपना रेगुलरली होता रहता है। तो कल 5 तारीख है, कल भी अपना टेस्ट है कि नहीं? शाम को 8 बजे टेस्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स टेस्ट देने का मन है ना, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और सर टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है सर एग्जामिनेशन के पहले? देखो, अगर एग्जामिनेशन से पहले टेस्ट नहीं दिए ना, तो लिखवा लो मुझको मेरे से, और मैं नीचे में सिग्नेचर कर दूंगा, एग्जाम में निकलने नहीं वाले आप। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा नर्वसनेस रहेगा ना कि मतलब जो चीज आपको पता है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।